इजराइल पर ईरान का भीषण हमला। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास ईरान ने हमला किया है। अमेरिकी दूतावास के पास हमले से मचा हड़कंप। हमले के दौरान शेल्टर होम की तरह भागते दिखे लोग। राहुल डबास हमारे सहयोगी इजराइल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, कल सुबह भारतीय समय अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को संबोधन करेंगे। यहां पर उसकी क्या चर्चा चल रही है? देखिए, अगर यहाँ की चर्चा की बात करें तो यहाँ पर आईडीएफ और सीआईए के बीच में मतभेद है। बेंजामिन नेतन्याहू की टारगेट अलग है और डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट अलग है। दोनों के टारगेट में इस लिहाज से फर्क है कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि जो 600 से 700 किलो न्यूक्लियर इनरिचमेंट मटेरियल है, जहां संवर्धन लगभग 60% के आसपास हो चुका है, वो निकाल के लेकर आया जाए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को, खर्ग आइलैंड को कब्जा करके खुलवाया जा सके। यहाँ पर कोशिश ये है कि जंग जितनी लंबी चलेगी उतना बेहतर होगा, ताकि कई साल तक डिप्लीट किया जा सके, क्षमताओं को पीछा किया जा सके। जबकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनके मिड टर्म इलेक्शंस के लिए, यानी नवंबर चुनाव के लिए, जंग जितनी जल्दी सिमटे उतना बेहतर है। बेंजामिन नेतन्याहू को भी अक्टूबर में चुनाव में जाना है, लिहाजा दोनों की जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है उनमें अंतर नजर आ रहा है और यही मतभेद है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे लोग ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कोई रास्ता निकाले ताकि जंग रुक जाए, क्योंकि वॉर फिटिक हो गई है। 7 अक्टूबर 2023 से, बीते 3 साल से आईडीएफ के जो सोल्जर्स है वो जंग में है। स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम है, तेल की कीमत 30 रुपए भारतीय करेंसी के हिसाब से एक दिन में बढ़ चुकी है। तो यहाँ भी लोग हैं जो परेशान है काफी हद तक। लेकिन राहुल, एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि साहब, डोनाल्ड ट्रंप हर किसी भी स्थिति में यहां से एग्जिट करना चाहते हैं इस युद्ध से, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से इमरजेंसी फंड इजराइल की संसद ने जारी किया है और जिस तरह से नेतन्याहू ने कहा उनके पास 21 दिन का भी प्लान और है, उन्हें कई और टारगेट हिट करने हैं, तो क्या अगर जो संबोधन कल कर रहे हैं उससे पहले क्या कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा नेतन्याहू को? राहुल, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। ये क्या? जी बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूं। हाँ जी, मैं कहता कि इसके पीछे की वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की इक्वेशन काफी अच्छी है। खास तौर पर जब राष्ट्रपति नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और सोर्सेज ये बताते हैं कि उसके पीछे ईरान की रिजीम हो सकती है। यही वजह है कि यहाँ पर जो यहूदी है उन्होंने इजराइल के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी रिपब्लिकन पार्टी के लिए फंड किया। डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताया। डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव इस आधार पर जिताया गया कि वो ईरान को सबक सिखाएंगे। तो दोनों की इक्वेशन काफी अच्छी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के मालूम है कि 2 बार वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। जेडी वेंस हो सकता है उम्मीदवार हो, और जब वो राष्ट्रपति नहीं होंगे तो क्या तेहरान उन्हें जिंदा छोड़ देगा, क्योंकि इससे पहले भी आत्मघाती हमला हो चुका है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की तो इक्वेशन अच्छी है, लेकिन जो पॉलिटिकल लायबिलिटी है वो दोनों देशों की अलग अलग है। दोनों देशों के चुनाव के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। बिल्कुल राहुल, जाहिर है, लेकिन ईरान को लेके ऑब्जेक्टिव दोनों का एक ही था कि ईरान में रजीम चेंज कराना, जो सोच रहे थे 2-3 दिन में हो जाएगा, वो नहीं हुआ और यहाँ फंसते दिख रहे हैं। एक और बात जो समझ में आ रही है राहुल, क्या कन्विंस कर पाएंगे नेतन्याहू कि कुछ समय और इस वॉर को आगे चलाया जाए? बिकॉज प्रेशर बहुत है, अमेरिका में प्रेशर बहुत है। नेतन्याहू को एक तरह से वहाँ के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। वहाँ के लोगों को कहना है कि साहब, अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा इजराइल के युद्ध में खर्च किया जा रहा है, ये इजराइल का वॉर है, ये अमेरिका का वॉर नहीं है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू को एक विंडो जरूर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से नहीं है, अगला रिपब्लिकन उम्मीदवार कौन होगा, डेमोक्रेसी है अमेरिका, उस लिहाज से भी है। जेडी वेंस को अगर अगला रिपब्लिकन उम्मीदवार बनना है राष्ट्रपति का, तो वो जंग को खत्म करवाने वालों में नंबर 1 बनना चाहेंगे। और जब जेडी वेंस एक तरीके से बातचीत की टेबल पे जाएंगे, तब उम्मीद की जा रही है कि भले 31 सेक्टर में बटा हुआ है, पश्कियान की पावर है, राष्ट्रपति है, पर उनकी चलती नहीं है, लेकिन फिर भी 4-5
5 दिन 10 दिन के अंदर जंग में युद्ध विराम बिल्कुल। करवाया जा सके, राहुल- और जो 5-6 दिन का वक्त होगा तब अटैक। ओके राहुल, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। जनरल पांडे, एक और बात, जो कल जो संबोधन होगा, आप जानते हैं कि साहब मेजर स्टेक तो साहब इजराइल का था, क्योंकि इजराइल बहुत लंबे समय से ये प्रयास कर रहा था कि किसी तरह अमेरिका को कन्विंस किया जाए ईरान के खिलाफ। जून 2025 में उन्होंने एक स्ट्राइक भी की थी वहां पर, और उसके बाद अब पूरा युद्ध छेड़ा है। आपको लग रहा है कि उनसे बातचीत हुई होगी? अगर कल वो घोषणा करते कि साहब हम, जैसा कि ट्रंप ने संकेत कर दिए हैं कि साहब हमें हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और 2-3 हफ्ते में सब निकलेंगे, तो इनको नेतन्याहू को कॉन्फिडेंस में लिया होगा? सबसे पहली बात यह है कि ये जो लड़ाई है ना, आप जो बता रहे हैं कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है, दोनों के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। जब आप इस चीज को इस लहजे से देखेंगे तो आप वॉर की जो जरूरत है आप समझ जाएंगे। ये अमेरिका की उतनी ही जरूरी वॉर थी जितनी इजराइल के लिए थी, और इजराइल के लिए नहीं, सऊदी अरेबिया के लिए, जो लोकल गल्फ कंट्रीज की आप बात कर रहे हैं। आप एक फ्रंट देख रहे हैं, पीछे क्या चल रहा है आप उसको नहीं देख रहे। ये जो लड़ाई है, पहले जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो अगेंस्ट चाइना है, एक कंट्रोल लेने की है, ऑयल रिसोर्सेज, एनर्जी, रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। और एक ये समय आ गया था, कहते हैं एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया था, जिसमें अगर ये अमेरिका इन कुछ समय के अंदर ये पूरी कार्रवाई नहीं करता तो चाइना के साथ में जो उनका कंपटीशन है वो कहीं पे पीछे चला गया था पूरी तरह। सो ये एक रिगेनिंग ऑफ स्पेस चल रहा है। दूसरा जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, तो आप इसको देख के चलिए, और अमेरिका जो ये पूरी कार्रवाई कर रहा है वो इजराइल और गल्फ कंट्रीज के ऊपर चल के एक अपना मुद्दा हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि अमेरिका तो एक तरीके से मान गया था कि अगर ईरान न्यूक्लियर हो जाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एक्चुअली इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक तो है, उन्होंने मान लिया था, बट फर्क किसको पड़ता था? इजराइल को पड़ता था, गल्फ कंट्रीज को पड़ता था। ओके। तो ये जो लड़ाई है, एक इजरायली जो एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, उसके अंदर 3 लेयर्स थे। उस 3 लेयर के अंदर अगर आप छोटी छोटी चीजें देखेंगे, क्यों ये लड़ाई इस टाइम पे बहुत जरूरी थी। जो एक बैलिस्टिक मिसाइल का एक प्रोग्राम था कि हम 2027 तक 7000 मिसाइल बनाएंगे। आप ये सोचिए, आज 3000 मिसाइल के साथ में उसने, ईरान ने पूरे कंट्रीज के ऊपर क्या क्या है बरपाया है। और दूसरा उसका एम था न्यूक्लियर वेपन का। बिल्कुल जनरल पांडे, ईरान की पूरी ताकत, उसकी मिसाइल, उसके ड्रोन, और कहीं ना कहीं जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था। मैं दोबारा आता हूं, इधर 14 से 18 अप्रैल के बीच कहा जा रहा है कि युद्ध खत्म हो सकता है। जंग के अंतिम 3 से 5 दिन निर्णायक होंगे। अमेरिका के ग्रीन सिग्नल पर इजराइल युद्ध रोकेगा। ईरान ने आखिरी प्रहार के लिए 300 मिसाइलें रिजर्व रखी हैं, ये कहा जा रहा है। 70 से 80 मिसाइल लॉन्चर से मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। 300 ईरानी रिजर्व मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना एक तरह से असंभव काम होगा। इजराइल के लिए 300 रिजर्व मिसाइलें घातक साबित हो सकती हैं। इजराइल का खर्ग आइलैंड के अलावा एनरिच यूरेनियम पे ज्यादा जोर है। जेडी वेंस अमेरिका ईरान वार्ता को लीड कर सकते हैं। युद्ध में ट्रंप और नेतन्याहू की बॉन्डिंग अच्छी है। ये सारी बातें पहले से सामने आ रही हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।